गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 7th क्लास हम कर रहे हैं, जिसमें हमने 4th चैप्टर की जो रीडिंग थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम नोट्स में से जो वर्क हमारा पेंडिंग है उसे कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारा जो वर्क है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। इसमें इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक एक्सरसाइज, उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारा फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसमें है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। मीन्स जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या है बेटा, कि जो अर्थ का टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर के जो एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से वो जब बढ़ जाता है तो उसके बढ़ने से जो मतलब इफ़ेक्ट हो रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। मीन्स एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज़ होना ही क्या है? वही हमारा ग्लोबल वार्मिंग है। क्लाइमेट द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज़ नोन एज क्लाइमेट। हमने पढ़ा था क्लाइमेट और वेदर तो क्या होता है? जो डेली हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको तो हम बोलते हैं वेदर। और जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है? एवरेज वेदर कंडीशन होती है किसी भी प्लेस की एक लंबे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो वो होता है क्लाइमेट, जलवायु। टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। कि जो डिग्री होती है किसी भी चीज़ की, हॉटनेस की या कोल्डनेस की, मतलब ठंडेपन या गर्मपन की, जो एयर है, एयर कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, वो जो डिग्री होती है उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन का मीनिंग होता है कि जो सोलर एनर्जी है, सूर्य की जो एनर्जी है जो अर्थ के ऊपर आती है, उसके अंदर जो इंटरसेप्टेड होती है, मतलब उसके अंदर जो इंटरसेप्ट होता है, बाधा आती है, उसी को इंसोलेशन बोला जाता है। Wind is the movement of air from high pressure area to low pressure areas. Wind क्या है? वाइंड का मीनिंग है बेटा कि जो मूवमेंट होती है एयर की एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, उसी को हम वाइंड बोलते हैं। हमने पढ़ा था जो प्रेशर होता है कहीं जहाँ एयर गर्म हो जाती है वो फिर लो प्रेशर ऊपर उठ जाती है और वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है। जहाँ ठंडी हवा होती है वहाँ प्रेशर हाई होता है। नेक्स्ट मॉइस्चर, और सब मैक्सिमम जो हाई प्रेशर होता है वो कहाँ पर मिलेगा? मैक्सिमम हाई प्रेशर हमें मिलेगा सी लेवल पर। हमने ये भी पढ़ा था। मॉइस्चर क्या होती है? नमी होती है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज द मॉइस्चर। कि हवा के अंदर पानी के जो वेपर्स हैं, वाष्प हैं, जो मौजूद होते हैं, उनकी जो परसेंटेज होती है उसी को मॉइस्चर बोलते हैं। मीन्स मॉइस्चर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द मॉइस्चर एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज द मॉइस्चर, उसको हम मॉइस्चर बोलते हैं, नमी बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन फॉलिंग ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन। देखो प्रेसिपिटेशन क्या है? कि जो वाटर है अर्थ के ऊपर गिरता है रेन के रूप में, रेन के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन मीन्स वर्षा या वर्षण भी जिसको बोलते हैं। तो जब हम जो पानी वेपोराइजेशन के थ्रू ऊपर क्लाउड क्रिएट करता है, बादल बनते हैं, फिर वो पानी जब बारिश में आता है ना, बारिश के रूप में धरती पर आता है वापस, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट है रेनफॉल क्या है? व्हेन ड्रॉपलेट्स इन द एयर बिकम टू हैवी टू कंटेन दे फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। मीन्स रेनफॉल क्या होता है? रेनफॉल होता है बेटा जो ड्रॉपलेट्स क्लाउड के अंदर होती हैं। अब जो उनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है ना एयर के अंदर, क्लाउड्स के अंदर जो एयर के अंदर वाटर होता है, वो जब हैवी हो जाता है, जब वो एयर उसको हैंडल नहीं कर पाती, तो वो बारिश के रूप में नीचे आना शुरू हो जाता है, उसी को हम रेनफॉल बोलते हैं।
अगर नाउ क्वेश्चन आंसर, टेक्स्ट बुक में जो हमारे क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एटमॉस्फेयर। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी जो अर्थ है वो चारों ओर से घिरी हुई है, किससे? एक विशाल हवा के कंबल रूपी से, तो उसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। नेक्स्ट, विच टू गैसेज मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है उसको बल्क, उसका जो बल्क है ज़्यादातर वो किस गैस से बना हुआ है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। मीन्स जो ज़्यादातर एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी मात्रा है ना, सबसे ज़्यादा इसी की है। विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। हमने पढ़ा था ना ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो किसकी वजह से होता है? कार्बन की वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। वट इज़ वेदर? वेदर क्या है? एट सम पर्टिकुलर प्लेस वेदर इज़ द आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। या फिर आप इसको इस तरह से लर्न कर सकते हो, द कंडीशन ऑफ एनी प्लेस डे बाय डे। द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी प्लेस डे बाय डे और आवर टू आवर। मीन्स किसी स्थान पर वायुमंडल की दशा वो दिन प्रतिदिन भी हो सकती है और घंटे टू घंटे भी हो सकती है, वो जो कंडीशन होती है। तो मीन्स द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी प्लेस ऑफ द अर्थ डे बाय डे एंड आवर टू आवर। ये आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेम थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 टाइप के रेनफॉल जो होते हैं उसके बारे में बताइए। फर्स्ट है कन्वेक्शनल रेनफॉल, सेकंड ऑर्गेनिक रेनफॉल और थर्ड होता है साइक्लोनिक रेनफॉल। ये हमने रीड आउट किया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है? द एयर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एयर प्रेशर। की जो अर्थ के ऊपर दबाव लगता है एयर के वेट का, एयर के जो वेट होता है उसकी वजह से अर्थ के ऊपर जो दबाव महसूस किया जाता है, जो प्रेशर महसूस किया जाता है, वही होता है एयर प्रेशर। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका है, नेक्स्ट इसमें जो 4th क्वेश्चन रहेगा बेटा, थर्ड आप खुद बुक में से कर लेंगे जो बुक एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग है। 4th क्वेश्चन है गिव रीज़न, हमें रीज़न बतानी है। इसमें हमारा रहेगा फर्स्ट, वेट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ह्यूमिड डे। ह्यूमिड डे कैसा होता है? देखो, हवा में जब नमी होती है, आर्द्रता होती है, उसको बोलते हैं नमी वाला जो दिन होता है। जब हवा में नमी होगी तो गीले कपड़े बहुत लेट सूखेंगे। जैसे अभी तो जुलाई का महीना चल रहा है, अक्टूबर या सितंबर का जो मंथ होता है ना, वहाँ जाकर जो एयर है वो थोड़ी सी ह्यूमिड हो जाती है, तो उसमें उस टाइम में आप देखना जो कपड़े हैं वो बड़ी लेट सूखते हैं, जल्दी नहीं सूखते गीले कपड़े। उसके पीछे रीज़न क्या है? बिकॉज ऑन ह्यूमिड डे द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर। मीन्स हवा के अंदर जो है ना वाटर वेपर पहले से फुल होंगे। अब देखो कपड़े सूखते कैसे हैं। देखो, हमने वेपोरेशन वाली प्रोसेस सुनी है कि जो सन की धूप होती है उसकी वजह से जो कपड़ों के अंदर गीलापन होता है वो क्या हो जाता है? वो वेपराइज हो जाता है और वो वेपराइजेशन होकर एयर में मिल जाते हैं। लेकिन जब हवा के अंदर वाटर कंटेंट पहले से ही फुल होगा बेटा, तो वो कपड़ों को कैसे सोख पाएगी? नहीं सोख पाएगी। यही कारण है कि जो ह्यूमिड डे होता है, नमी वाला, आर्द्रता वाले या नमी वाले दिन होते हैं, उनमें कपड़े भले ही देरी से सूखते हैं। बिकॉज ऑन अ ह्यूमिड डे द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर्स। द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर डिक्रीज व्हेन द एयर बिकम्स फुली सेचुरेटेड। मीन्स जब एयर पहले से गिल्ली होगी ना, तो वो क्या करेगी? उसके अंदर मॉइस्चर होल्ड करने की जो कैपेसिटी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे आप कॉटन लेते हो, अब कोई कॉटन कब तक पानी सोख पाएगी? जब उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी ना, तो अब आप उसको कितना पानी में डुबो, वो और पानी अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाएगी। तो ऐसी जो एयर होती है उसकी भी एक लिमिट होती है। ह्यूमिड डे के अंदर क्या होता है? उसके अंदर वो पहले से ही ऑलरेडी वाटरफुल होते हैं, लेकिन अब आप उसके गीले कपड़े जो हैं उसके अंदर से वो गुजर तो जाएगी, लेकिन उसका पानी अपने अंदर नहीं खींच पाए क्योंकि वो पहले से फुल है। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है 4th क्वेश्चन का, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज व्हेन फ्रॉम इक्वेटर टुवार्ड्स पोल। कि जब हमने बताया था कि इंसोलेशन जो आपतन होता है उसका जो मतलब
उसकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं। कहाँ से? इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से। लेकिन जैसे जैसे पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसका रीज़न क्या है? मैंने आपको बता दिया था, अगर आपको रीडिंग अच्छे से ध्यान हो, कि सन की जो रेज होती है ना वो इक्वेटर पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, और जो पोल्स है वहाँ पर स्लैंट हो जाती है, तिरछी हो जाती है। और जहाँ सन की रेज बेटा सीधी गिरेंगी वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, और जहाँ तिरछी हो जाएगी वहाँ पर गर्मी कम होगी। अब इसका आइडिया आप दिन से लगा कर चलो, लगभग 12 बजे के आसपास सन क्या होता है? हमारे बिल्कुल हेड पे होता है, सिर के ऊपर आ जाता है, तब वो सीधी रेज हमारे ऊपर गिरती है, तब गर्मी बढ़ जाती है। जैसे जैसे सन वहाँ से हमारे सिर से थोड़ा दूर जाता जाएगा, तिरछा होता जाएगा, जो गर्मी की मात्रा है उसमें थोड़ी सी कमी आती जाएगी, क्योंकि उसकी रेज क्या होगी? थोड़ी तिरछी गिरेंगी हमारे ऊपर। सेम रीज़न इनके साथ है। द सन रेज फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पर सन की रेज जो है वो सीधी गिरती है। But as we moves towards the pole, the angle of the sun rays gets shorter and the rays become longer. So the amount of isolation decrease from the equator towards poles. अब देखो क्या कहता है, but as we moves towards the pole, जब हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं, जाते हैं, जो एंगल होता है सन की रेज का वो क्या हो जाता है? वो शॉर्टर हो जाता है, छोटा हो जाता है, और उसकी वजह से जो रेज़ हैं वो क्या हो जाती हैं? वो लंबी बन जाती हैं। अब लंबी बनेंगी, लंबी रेज़ जो लंबी होगी तो ज़्यादा दूर टाइम लगेगा उनको गर्मी पहुंचाने में, और इतनी ज़्यादा वो गर्मी नहीं पहुंचाएगी। इसलिए जो आइसोलेशन की अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो जाती है इक्वेटर से पोल की तरफ। तो ये थे बेटा आपके नोट्स से चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। आज हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारा जो बुक एक्सरसाइज में 3rd क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, एक बार मैंने आपको दिया था 2nd और 3rd बुक एक्सरसाइज में से करने के लिए। फिर भी अगर किसी का ना हुआ हो तो आप इसको देख सकते हो, यहाँ पर ये शो किया हुआ है, और इसकी पिक भी मैं साथ में सेंड कर दूँगा। थैंक यू।